हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे। इससे पहले एक दो वीडियो डाला होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मैंने तो कल रात को एक डाला था, पंकज सर भी शायद डाले थे एक वीडियो, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो आपको करना होगा। तो इसके बाद और एक वीडियो डालूंगा ऑब्जेक्टिव का, बस इतना कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म। सब्जेक्टिव का भी मैं अभी वीडियो आपको डाल के दूंगा, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, ठीक है। और साथ ही साथ बाबू बस इतना बोलना चाहूँगा कि एग्ज़ाम आपका सर पे है, तो और साथ ही साथ अभी देखा जाए तो आपका मौसम बड़ा ख़राब जा रहा है, ठंडा गर्म के कारण तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। तो तबीयत को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी आपका पूरा एग्ज़ाम बाकी है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। जैसे कि मुझे ही सर्दी खांसी भी पकड़ लिया है, इसीलिए थोड़ा सा गला भी बज रहा है। साथ ही साथ यहाँ बगल में हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो थोड़ा हथौड़े की ठप ठप की आवाज़ आ रही है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। पढ़ने वाले बच्चों के सबसे कोई मतलब नहीं होता है, बस वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें आगे चल के करते रहेंगे। बस इतना बोलूँगा, बी केयरफुल, ठीक है। अच्छे से रहो, एग्जाम बढ़िया से दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके पास है, आरोहण कहानी किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा? संजीव के द्वारा। लिखा है कि बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉल पर उतारा था? तो देखा है तो देवकुंड के बस स्टॉल पर। चूंकि 100+ क्वेश्चन से ज़्यादा ही प्रश्न है, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, इसीलिए वीडियो को मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ। गुजारिश क्या करता हूँ, एकदम मैं बोल रहा हूँ कि देखना ही देखना है, स्पीड करके देखो, 2x का स्पीड में देखो, जो जितना स्पीड करके देख पाता है देखो। ऐसे भी आप लोग को तो आदत जरूर होगा, क्योंकि 12 क्लास ने आप लोगों ने लंबा लंबा लेक्चर जरूर लिया होगा ऑनलाइन, ठीक है। बाकी नहीं तो 2x का या तो फिर 1.75, यानी जितना स्पीड कर पाओगे स्पीड करके देखो, इससे आपका समय बचेगा। और जो समय बचेगा उसमें हो सके थोड़ा मोड़ा घूम लेना, या फिर मैं बोलूँ घूमना मत, पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहां उतारा था? देवकुंड के बस स्टॉल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था? तो 11 साल। याद आ रहा है? 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। रूप सिंह के गांव का नाम क्या था? तो माही। याद रखना मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। झिझक, अपनत्व और साथ ही साथ देखा है तो लाज की भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर किसी ने यह पूछ लिया कि वह 11 सालों तक क्या किया तो क्या जवाब देगा, बस यही रीजन था, ठीक है। तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं शेखर कपूर था। रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया बाबू? क्योंकि देखो, क्योंकि वह एक देखा जाए तो गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था, साथ ही साथ वह IAS ट्रेनी भी था। IAS का बड़ा दबदबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के प्रश्न पर। माही किस गांव से पहले पढ़ने वाला गांव है? किस गांव से पहले माही गांव जो पड़ता है? तो देखा है तो सरगी। आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन 7 का करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 8 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कि लेखक ने महीप की कहानी में किस प्रकार मतलब लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? महीप का किस प्रकार कहानी में वर्णन हुआ है? तो देखो, उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी, पतलून और स्लेटी स्वेटर पहनने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत, ठीक है ना, मासूमियत बटोरे एक छोटे उम्र का बालक, ठीक है। तो ये था उसका पूरा चरित्र, या फिर बोले कि ये था पूरा उसका रूपरेखा। चरित्र बोलना सही नहीं होगा, रूपरेखा बोलना सही होगा, ठीक है। अच्छा, धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टी, ठीक है ना, इस पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? किस जानवर से तुलना की गई है? तो देखा जाए तो धारीदार खालों वाला या फिर खालों वाली, जो बोलना, चलो ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सांप की मारी अभागिन लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा है? किस नदी को अभागिन कहा है? तो देखा है तो सुपीन नदी को, ठीक है। किसको? सुपीन नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? तो लोमड़ी के बाद शेर के मुंह में कौन जाता है? खरगोश। शेर लघु कथा के लेखक कौन है? शेर लघु देखा जाए तो लेखक की मैं बात करूं तो कौन था? अच्छा, या वो था आपके पास असगर वजाहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि गधे ने लेखक के बात का क्या उत्तर दिया? हरी हरी घास का मैदान है, ठीक है। देखा जाए हरी हरी घास का मैदान है। 3 नंबर का 2 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, यही उत्तर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। असगर वजाहत का जन्म कब हुआ था? सिद्ध हुआ मतलब कब हुआ था पूछ रहा है, डेट पूछ रहा है। तो देखा जाए तो डेट का तो पता नहीं, पर संत बता देता हूँ, या फिर बोलो कि ईयर बता देता हूँ, तो 1946।
ठीक है, 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी रचना असगर वजाहत की है? तो इनमें से कौन सा है जो कि रचना असगर वजाहत की है? तो दिल्ली पहुंचना है, 1 नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा आंखें बंद करने का आदेश किसे देता है? किसे देता है? तो प्रजा को देता है, ठीक है। राजा ने कौन सा नया आदेश निकाला? राजा ने कौन सा आदेश निकाला था? तो देखा या तो होर्ट सिल्वाले, ठीक है। जितने भी आपके राइटर्स नेम है सबको आपको याद कर लेना है, इससे 1-2 प्रश्न रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान लघु कथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो असगर वजाहत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहचान लघु कथा के अनुसार राजा को कैसी प्रजा पसंद है? कैसी प्रजा पसंद है? देखा है तो बहरी, गूंगी और अंधी, किसी को कुछ नहीं बोलना है, जो राजा बोल दिया बस वही बोल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? तो देखा है तो मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? तो वो देखा जाए तो 4 हाथों वाला मजदूर चाहता था। देखो यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूरों को 4 हाथ लगाने के लिए मिल मालिक ने ऊंची वेतन पर किसे नियुक्त किया था? तो वैज्ञानिकों को नियुक्त किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मजदूर क्यों मर गए? भाई साहब मजदूर क्यों मर गए? तो भाई साहब क्यों मर गए थे? तो याद करो, लोहे के हाथ लगाने पर, लोहे के हाथ लगाने पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 हाथ लघु कथा के लेखक कौन है? लेखक कौन है बाबू? तो लेखक ये होप अभी भी बात किया था हम लोगों ने, असगर वजाहत, ठीक है। इन्हीं के बात चलिए। असगर वजाहत का जन्म कहाँ हुआ था? तो असगर वजाहत का जो जन्म है आपके पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यह है कि हाथी ने किसान के साथ साझे में किसकी खेती की? तो किसकी से खेती की? गन्ने की खेती की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है कि खेती की प्रत्येक बारीकी के बारे में किसे मालूम था? तो किसे मालूम था? तो देखा है तो किसान को मालूम था। 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। फसल की सेवा कौन करता रहा? तो फसल की सेवा कौन करता रहा? तो किसान। किसान किसके साथ साझा की खेती करने के लिए तैयार हो गया? किसके साथ साझा की खेती खेती करने के लिए तैयार हो गया? तो हाथी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान हाथी से पहले किसके साथ साझे की खेती कर चुका था? किसी के साथ कर चुका था? तो याद करो, आपके पास मच्छर, चीता आपके पास हो गया, शेर हो गया, यानी कि इनमें सभी 4 ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की जो प्रश्न हमारे पास लिखा है कि जहां कोई वापसी नहीं, पाठ किस विधा में है? तो यह पाठ देखा जाए तो यात्रा वृतांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ की मूल संवेदना क्या है? तो मूल संवेदना की अगर मैं बात करूं तो विस्थापन की समस्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि यहाँ पे लेखक निर्मल वर्मा किस संस्था की तरफ से, लिखा है तो सिंगरौली गए थे। सिंगरौली देखा जाए तो आपके पास किस संस्था की तरफ से गए थे? तो देखा जाए तो दिल्ली के लोकायन संस्था की तरफ से। 1 नंबर का ऑप्शन 3 का करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भारत की संस्कृति विरासत किस कारण जीवित है? तो किस कारण जीवित है? तो मनुष्य और प्रकृति के रिश्तों के कारण से ही जीवित है। लेखक निर्मल वर्मा के अनुसार स्वतंत्र भारत की दुख क्या है? तो स्वतंत्र भारत का अगर मैं दुख बात करूं तो औद्योगिकरण में प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के संतुलन को ध्यान में ना रखना, ठीक है। तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लेखक ने जहां कोई वापसी नहीं इस पाठ में किस स्थान की समस्या का उजागर किया है? तो किस स्थान की समस्या का उजागर किया है? तो लिखा है सिंगरौली क्षेत्र में अमझर गांव की, ठीक है। तो सिंगरौली क्षेत्र के अमझर गांव में, ठीक है, याद रखना मेरी बात, अमझर गांव। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के लेखक का नाम बताइए। चलो पाठ के लेखक का नाम भी बता ही दो, ठीक है। तो आपके पास निर्मल वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अमझर क्या है? तो अमझर की अगर मैं बात करूं तो जो गांव का नाम है यही है, अभी मैंने आपको बताया था। अमझर का क्या अर्थ है? तो अमझर का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो हो जाएगा आमों का झरना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न हो गया ना, अमझर का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा आमों का झरना। 10 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लेखक को पेड़ों के मूल सत्याग्रह का अनुभव कहाँ से हुआ? तो कहाँ से हुआ? तो याद रखिएगा आपके पास सिंगरौली से हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिखा है कि दूसरा देवदास किसकी रचना है? तो दूसरा देवदास की अगर मैं बात करूं तो ममता कालिया का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा देवदास किस विधा में लिखा गया है? तो कहानी है, ठीक है। पाठ के नायक का नाम क्या है? तो पाठ के नायक के अगर नाम बताऊं तो देवदास है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? तो अगर मैं बात करूँ ममता कालिया का जन्म की, तो 1940 में। ममता कालिया का जन्म का स्थान पूछ रहा है। अब पहले हम लोग देख लिया कब हुआ, थोड़ा स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। तो मथुरा, ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, कहानी की मुख्य घटना किस घाट पर घटित हुई है? तो जो 6 नंबर का सही हो जाएगा वो 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर की पौड़ी, ठीक है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 7 नंबर से लेगा कि मनोकामना की गांठ कहाँ बांधी गई थी? तो मनोकामना की जो गांठ है ये मनसा देवी के मंदिर में बांधी गई थी। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 7 का। 8 के बात करते हैं, गंगा पुत्र किसे कहा गया है? तो गोताखोरों को कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे गोधूली बेला का क्या अर्थ है? तो गोधूली बेला का सुबह का समय, कोई हम लोग गोधूली बेला अच्छा 1 मिनट गलती हो गया, शाम का समय को हम लोग गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला शाम, दोनों का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा देखिए नीलांजलि का क्या अर्थ है? तो नीलांजलि का जो होता है उसका मीनिंग आरती होता है। 10 का 3 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले कि युगल का अर्थ है, तो युगल का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो आपके पास जोड़ा होता है। सुना ना आप लोगों ने, युगल लगाओ जोड़ा लगाओ, 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। मुन्नू कौन है? तो अगर मैं मुन्नू की अगर बात करूं तो याद होगा आपको कि पारो का भतीजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोकामना हेतु लाल पीले धागे कितने रुपए में बिक रहे थे? तो कितने रुपए में बिक रहे थे बाबू? तो याद रखो ₹1.25 में। अब ₹1.25 कितना होता है, ₹1.5 कितना होता है और ₹1.25 कितना होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ₹1.25। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर में किसका स्वर गूंज रहा था? तो देखा जाए लता मंगेशकर जी का आवाज गूंज रहा था। पारो के साथ कौन था? तो पारो के साथ भतीजा। 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट था। तो मतलब यहाँ तक प्रश्न नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले यहाँ पे कुटज पाठ के लेखक कौन है? तो कुटज पाठ के अगर मैं लेखक की बात करूं तो आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। कुटज किस कोटि का निबंध है? तो कुटज अगर मैं निबंध की बात करूं तो वो हो जाएगा ललित, ठीक है। 4 नंबर का ऑप्शन ललित कोटि का निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का मापदंड किसे कहा गया है? तो पृथ्वी का अगर मापदंड की अगर मैं बात करूं तो आपके पास हिमालय कहा गया है। मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत के जो आपके पास रचनाकार है वो कालिदास। 4 का 2 कालिदास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लिखा है यहाँ पे यक्ष को किसने श्राप दिया? तो यक्ष को किसने श्राप दिया था? तो कुबेर ने श्राप दिया था। 5 का 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यक्ष निर्वासित जीवन कहाँ व्यतीत करता था? देखा तो रामगिरी में। आपका 6 का 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। कालिदास किस भाषा के कवि है? तो संस्कृत। यक्ष ने किसके माध्यम से अपनी प्रिय को संदेश भेजा था? तो किसके माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजा था? तो मेघों द्वारा भेजा था, मेघों के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मुनि को कुटीज भी कहा जाता है? तो याद करो अगस्त्य को कहा जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि 10 नंबर का है। कुटज किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा का शब्द है। आपका 10 का 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निबंध डैश साहित्य की एक विधा है? तो निबंध गद्य साहित्य की एक विधा है। निबंध का अंतिम भाग कहलाता है? तो निबंध का जो अंतिम भाग है वो निष्कर्ष कहलाता है। क्या निष्कर्ष आया बाबू? अनुच्छेद किस विधा का संक्षिप्त रूप है? तो अनुच्छेद अगर मैं बात करूं तो जो आपके पास निबंध है इसका संक्षिप्त रूप होता है। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3 का। 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यह है कि अनुच्छेद लिखते समय क्या आवश्यक है? तो शब्द सीमा का ध्यान रखना बाबू। अनुच्छेद देखा है तो सटीक और संक्षिप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय पत्रों की भाषा होनी चाहिए? तो कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो औपचारिक होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है? तो नोटिफिकेशन। 4 नंबर का ऑप्शन 2 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है? तो परिपत्र जो होता है ये बेसिकली कार्यालयी श्रेणी का पत्र में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी हम लोगों ने प्रश्न कवर कर लिया बहुत कम टाइम में। चलिए और भी कवर किया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो अधिसूचना का अगर मैं प्रकाशन की बात करूँ तो राजपत्र, जिसको गजट भी बोलते हैं, ठीक है। अब भाई साहब इतने प्रश्न जल्दी जल्दी कवर हो गए तो इसके बाद पर एक लाइक जरूर बनता है। टिप्पणी कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार
प्रकार के होते हैं, 5 का 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 6 नंबर के प्रश्न पर। तो 6 नंबर का प्रश्न आपके पास है, पहले मैं इसको प्रश्न को बढ़िया से ले लूँ। देखो कि पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर पत्र क्रमांक लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर के प्रश्न पर लिखा कि परिपत्र किस शैली में लिखा जाता है? तो अन्य पुरुष शैली में। तो आपका 8 का 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। 9 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखो बाबू, जो 9 नंबर का प्रश्न है लिखा हुआ है यहाँ पे, एक ही विषय का पत्र जब एक स्थान से कई प्रेषितियों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बेसिकली परिपत्र कहते हैं। 9 का 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत शैली में पत्र लिखता है उसे कहते हैं। तो भाई साहब, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को अपने व्यक्तिगत शैली में जब एक कोई पत्र लिखता है तो वो पत्र क्या कहलाता है? अर्ध शासकीय पत्र कहलाता है। ठीक है, अर्ध सरकारी पत्र भी कोई कोई भौट में बोल देता है, मतलब ठेठ भाषा में। ठीक है, सरकारी या शासकीय पत्र, सरकारी या फिर शासकीय पत्र एक ही नाम है। ठीक है, के लिखा है तो अधोलेख में लिखा जाता है। तो इसके अधोलेख में क्या लिखा जाता है? तो भवदीय लिखा जाता है। 4 नंबर का ऑप्शन 11 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है यहाँ पे, किस पत्र में प्रेषक एक ही व्यक्ति होता है तथा पाने वाला कई होता है? तो वो क्या होता है? परिपत्र होता है। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट। यही प्रश्न है जो कि अभी थोड़ी देर पहले घुमाकर पूछा था, जिसमें मैं अटक गया था थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। तो 13 नंबर का प्रश्न आपके पास, कौन सा पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा पत्र? तो देखा है तो व्यक्तिगत पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रारूपण को कहा जाता है। तो प्रारूपण को क्या कहा जाता है? तो आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पढ़ा होगा, आपके पास ड्राफ्टिंग कहा जाता है। आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 14 का। चलिए आप 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। रिपोर्ट किसे कहते हैं? तो 15 नंबर का जो आपके पास प्रतिवेदन वाला जो आपके पास है ऑप्शन, यही से आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। चलिए 16 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि पत्र प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारियों को संबोधित किया जाता है, तो महोदय से। ठीक है, 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 16 का। चलिए 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को कहते हैं, तो उसी को हम लोग अधिसूचना। 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अधिसूचना कहते हैं। तो आपका 17 का 1 करेक्ट है। चलिए 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। टिप्पणी कार्य का अंतिम सोपान कहा जाता है, तो देखा है तो प्रारूपण को। ठीक है, प्रारूपण को। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। लिखा है यहाँ पे, गस्ती चिट्ठी या परिक्रमिक पत्र किस पत्र का अन्य नाम है? तो देखा है तो परिपत्र का। ठीक है, तो ये था। अब चलिए फिर से कुछ नए प्रश्नों पर बात करते हैं। तो देखो, जो नया प्रश्न है जो कि आपके पास, संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है तो चलना। ठीक है, भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? तो कौन सा है बाबू? याद करो, उदंड मार्तंड। ठीक है, तो ये था उदंड मार्तंड। देखो कितना खतरनाक नाम है। चलिए, उदंड मार्तंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो होता है ये बेसिकली समाचार एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वई जन समाचार माध्यम कौन सा है? तो सर्वई जन समाचार माध्यम कौन सा है? तो देखा है तो रेडियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का जो आपके पास आरंभ बोलो या फिर बोलो क्या, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है मुद्रण का, तो वो कहाँ से हुआ था? तो जो आपके पास चीन था वहीं से हुआ था। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भारत का पहला छापा खाना कब खुला?
तो 1556 ईस्वी में। 6 का 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला छापाखाना कहाँ पर लगाया गया, तो गोवा में। 3 नंबर का ऑप्शन 7 का करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। भारत में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो किसको जाता है, दादा साहेब फाल्के को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में बनी पहली बोतली फिल्म का नाम है, तो देखा जाए तो पहली बोतली जो फिल्म है बोलती है, ठीक है, बोलती जो फिल्म है उसका नाम क्या था, तो आपको याद होगा तो याद करो, ठीक है, आलम आरा, ठीक है। तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। दूरदर्शन की रजत जयंती कब मनाई जाती है, तो रजत जयंती जो होता है आपके पास दूरदर्शन का, ये आपका 1984 मनाया जाता है। रेडियो कब अस्तित्व में आया, तो रेडियो जो है ये आपका 1995 में अस्तित्व में आया था। 12 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। आपका 12 नंबर का प्रश्न है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, ठीक है, उदंत मार्गदंड, देखा जाए तो मार्तंड, उदंत मार्तंड का संपादन 1826 ईस्वी में किसने किया, तो किसने किया था, तो जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार प्रक्रिया में आई बाधाओं को कहते हैं, तो संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग शोर कहते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत किससे होती है, तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है वो श्रोता या संचालक से होता है, ठीक है। 15 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडियो संचारण का कौन सा माध्यम है, तो देखा जाए तो रेडियो जो होता है यह संचारण का श्रव्य आपके पास माध्यम होता है। सुनने का जो रेडियो होता है बेसिकली सुनकर समाचार वगैरह का प्रशासन करता है, ये देखने का नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको यदि ये रेडियो को ताक रहा है और सुन रहा है तो अलग बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा देखो अलार्म बज गया, बंद कर दिया जाए। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो पत्रकारिता दिवस जो होता है यह आपके पास 30 मई को मनाया जाता है। 16 का 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पर आते हैं। बस अब हम लोग वीडियो के एंड तक पहुंचने वाले हैं। संचार के मुद्रण माध्यम में शामिल किया जाता है, तो क्या शामिल किया जाता है बाबू, देखा जाए तो अगर समाचार पत्र पत्रिकाएं देखा तो आपके पास पंपलेट हो गया, साथ ही साथ ये सभी, ये यानी कि ये सभी चारों रंग का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सभी यूज होता है। 18 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा कि इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर कब था, या फिर बोलो कि कब आया, सब सीधा से समझ लो, तो 1982 से आपके पास 1952, ठीक है। तो 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है, तो देखा जाए तो आपके पास विल्बर श्रेम, तो आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है, तो उल्टा पिरामिड जो शैली है इसका देखा जाए तो जो आपके पास यहाँ पे जो आपके पास 4 नंबर का ऑप्शन दिख रहा है समाचार लेखन में ही होता है, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसको मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। 4 ही होता है, ठीक है, 4, हाँ 4 ही है। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। और आप हो चाहे आपके जो भी भाई बंधु, ठीक है ना, जो भी आपके छोटे हो या फिर सीनियर भी हो सकता है, कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। जो आपका डिप्लोमा हो गया या आपके पास ITI हो गया, ठीक है, इस सब की तैयारी हो गया, या तो फिर से ITI का तैयारी डायरेक्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली भर्ती होता है 10th की बेसिस पर, ठीक है। पर उनसे जानकारी रिलेटेड हो गया, ठीक है। अब तो हमारा एक नया चैनल भी बना है प्रीतम अकेडमी अपडेट, जिसमें हम लोग अपडेट डालते रहते हैं, तरह तरह का अपडेट वगैरह हो गया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग जैसे 12th का तो चल ही रहा है, 10th का जो अच्छी तरह से तैयारी करना चाहता है, ठीक है, जैसे कि हो गया CMMS NMMS, यानी कि इस लेवल के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं सभी की, जिनको भी तैयारी करना हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब तो आपका पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर का भी शुरू होगा, तो आप लोग अपने अपने जो भी दोस्त हैं जो कि जिनको जो ये सभी में कर रहे हैं वो उनको आप लोग खबर दे सकते हो, ताकि हमारा जो फैमिली हो जल्दी से जल्दी बड़ा हो और आप लोग के लिए हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी ला पाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बी केयरफुल।